सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 24 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच एक खबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लिए और वहाँ पे पीस, शांति और सबको साथ लेके चलने की बात करी है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण ही लक्ष्य होना चाहिए। साथ साथ आगे बढ़ते हुए लापता लेडीज़ ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। ये किरण राव जो कि फिल्म निर्माता हैं और लापता लेडीज़ नेटफ्लिक्स की एक छोटी सी और बहुत ही चर्चित फिल्म रही है, जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। 29 फिल्मों को चुना गया है, जिनमें बॉलीवुड की हिट फिल्म एनिमल, मलयालम की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अट्टम और कान फिल्म फिल्मोत्सव की विजेता ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट शामिल है। हालांकि पता नहीं एनिमल को क्यों लिया गया है, मेरे को तो ये बिल्कुल भी लॉजिक समझ में नहीं आया। और अगर एनिमल जैसी मूवीज़ वहाँ पर पहुँच रही हैं तो फिर मैं समझ सकता हूँ क्या ही लेवल होगा। आगे बढ़ते हुए अपने संपादकीय की ओर आज शुरुआत करें कल मेधा से। सामान्य नेता लोगों को उस जगह ले जाते हैं जहां वह जाना चाहते हैं। महान नेता वहां ले जाते हैं जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी जाने की आशा रखते हैं। रोजलिन कार्टर। और आज का प्रथम लेख है अवसाद से आत्महत्या की ओर। ये लेख लिखा है योगेश कुमार गोयल जी द्वारा। पिछले कुछ वर्षों में न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में खुदकुशी के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। खासकर छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पूरे समाज की परेशान करने वाली है। 3 दिसंबर 23 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में बताया था कि 2022 में भारत में 1,70,924 आत्महत्या के सामने मामले दर्ज हुए, जो 21 की तुलना में 4.2 और 18 की तुलना में 27% ज़्यादा भी थे। ये आंकड़े प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 12.4 रहा। मतलब प्रति 1 लाख पे 12 लोगों ने सुसाइड करा। NCRB के मुताबिक 11 से 21 के बीच यानी कि 10 साल एक दशक में आत्महत्या की दर 7.14% की वृद्धि देखी गई है। तो 10 सालों में जो आत्महत्या की दर है वो 7.14% इंक्रीज़ हुई है। लेकिन 21 की तुलना में 22 में इसमें 4.2% वृद्धि दर्ज होने के बाद बेहद चिंताजनक है। मतलब आप समझने का प्रयास करना, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। जो 10 साल में 7.14% की वृद्धि देखी गई थी, ठीक है ना, 21 तक, 2021 तक, वो मात्र 21-22 के बीच में 4.2% हो गई है। तो ये चिंता का विषय है। जो पहले एक ग्राफ 10 साल में उठ रहा था, वह मात्र 1 साल में 4 पे पहुंच चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 साल में कहाँ तक पहुंच सकता है। ये चिंता का विषय है। रिपोर्ट में ये चिंताजनक तथ्य भी सामने आया है कि 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवतियों में मृत्यु के प्रमुख कारण आत्महत्या है, जबकि 18 से 29 वर्ष के वर्ग के युवकों में सड़क दुर्घटनाओं के बाद मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण आत्महत्या है। आत्महत्या के मामले बढ़ने के 2 प्रमुख कारण हैं, तनाव और आर्थिक परिस्थिति। लेकिन जानते हैं कि आज की तारीख में लोग बहुत ही परेशान हैं। सेक्टर्स में जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं तो पेइंग जॉब्स नहीं है, आदमी से मजबूरी में नौकरी कर रहा है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम दिख रही हैं युवाओं को। कुछ लोग के पर्सनल अफेयर्स होते हैं, कुछ लोग के पारिवारिक तनाव होते हैं। इसीलिए ये जो दिक्कत है सुसाइड की, ये बढ़ती जा रही है। ये हमको एड्रेस करना ज़रूरी है इस समय रहते। अगर भारत में आत्महत्या की बढ़ते मामलों की गंभीरता से विवेचना करें तो समाज में अन्य वर्गों के साथ देश भर में छात्रों के आत्महत्या करने के लगातार बढ़ते मामले काफ़ी भयावह तस्वीर पेश करते हैं। कहीं किसी MBBS कॉलेज की कोई छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे से स्वयं पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या कर लेती है, तो
कोई छात्र कॉलेज की बहुत ऊंची मंजिल से कूदकर पढ़ाई के दबाव के कारण प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों तक के छात्र खुदकुशी कर रहे हैं। 28 अगस्त 24 को एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर छात्र आत्महत्या भारत में फैली महामारी नामक रिपोर्ट जारी की गई। देखिए, छात्र स्टूडेंट सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार किशोरी में आत्महत्या का कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 54%। 54% जो सुसाइड हो रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ कंडीशंस की वजह से। नकारात्मक पारिवारिक मुद्दे 36%। कोई अगर पारिवारिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है किसी कारण से तो वो 36% है। ठीक है ना, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो 54% लोग टेंशन वगैरह में आके अपना सुसाइड कर रहे हैं। वहीं पे जो 36% लोग हैं उन्हें कोई ना कोई पारिवारिक समस्या है, कोई ना कोई कलेश का मैटर है परिवार से, तो सुसाइड कर रहे हैं। शैक्षणिक तनाव 23% हैं। और अगर हम बात करें शैक्षणिक चुनाव शिक्षा तो ये हैं आपका 23%। सामाजिक और जीवन शैली कारक 20% हैं, मतलब सामाजिक सोशल लाइफ वगैरह कैसी है, व्यवहार कैसा है, आसपास का माहौल आपका कैसा है, उसकी वजह से सुसाइड अगर हो रहे हैं 20% हैं। हिंसा वायलेंस की वजह से 22% हैं आपके। और भावनात्मक संबंध 9% हैं। कुछ लिमिटेड कारणों की वजह से 9% हैं। ठीक है। शारीरिक और यौन शोषण, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव आदि कई ऐसे कारण और कई कारण ढेर सारे हैं। ओवरऑल यहाँ पे एनसीआरबी की जो रिपोर्ट ये अगस्त 24 की है, लेटेस्ट है, ठीक है ना। तो ये कुछ समस्याएं हमारे सामने हाईलाइट करी हैं कि शिक्षा से 23% सुसाइड्स देखे गए हैं। वहीं पे सामाजिक, मतलब आपकी लाइफ कैसी बेहतर कर पाए नहीं कर पाए, कामयाब हो पाए हो नहीं हो पाए हो, या किसी जगह पे रह रहे हो वहाँ की समस्याएं हैं, आपको सामाजिक हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जो भी कारण है, मगर फ़िलहाल इसको 20% ही इम्पैक्ट पड़ता है। और 54% है कुछ बहुत ही तगड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं। 36% हैं पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली से आपको कोई कोई दिक्कत है, परिवार से कोई ऐसी पॉइंट है जो कि आपके जीवन में फैमिली की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सुसाइड रेट 36% आपका बताया गया। आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली में अंकों पर जोर दिया जाता है, इसमें माता पिता का दबाव, स्वयं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में की जाने वाली अपेक्षाएं अंततः आत्महत्या का कारण बनती हैं। भारत के 19 राज्यों में विश्लेषण से पता चलता है कि करीब 20% कॉलेज छात्र इंटरनेट के आदी हैं, जिनमें से 1/3 युवा साइबर ठगी का शिकार होते हैं और उसमें से 1/3 आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में तो छात्रों की आत्महत्या की लगातार बढ़ती घटनाओं से हर कोई आहत है, जहां नीट, जेईई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आने वाले छात्र निरंतर जान लेते रहे हैं। तो साथियों, ये कई कारण हैं आत्महत्या के, पारिवारिक हैं, शैक्षणिक हैं, करियर ग्रोथ को लेकर हैं, मानसिक बीमारियों को लेकर हैं, तमाम टेंशन्स हैं सामाजिक लाइफ की, कामयाबी की, प्रेशर्स की, वर्क प्लेस की। अभी आए दिन पहले एक सीए थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, वर्क प्लेस पे प्रेशर की वजह से कर लिया था, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम उनके ऊपर लोड डाला जा रहा था। कई कारण हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि समाज ऐसे तो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। अगला आर्टिकल है क्वाड का हासिल। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड का ये 6वां शिखर सम्मेलन था, जिसमें चारों देशों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। अभी 4 वर्ष हुए हैं इस संगठन को बने हुए। इस बीच 2 आभासी माध्यम से बैठकें भी हैं। इस सम्मेलन में क्वाड देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। इसमें कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से जीवन बचाने के लिए साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 25 में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करना शामिल है। मतलब हमने कई प्रयास करें, कैंसर से लेके सी ऑब्जर्वेशन के हमने मीटिंग्स करी हैं और समझौते करे हैं। संभावित बीमारियों और महामारियों से पार पाने के लिए पहले से रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है। और निसंदेह ये महत्वपूर्ण समझते हुए हैं कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से पार पाना इस समय की बड़ी चुनौती है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला और आर्थिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जिसमें 4 महाद्वीप शामिल हैं: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इस क्षेत्र में चीन के बहुत बढ़ते दखल से सारे देश सतर्क हैं। दरअसल चीन से मिलने वाली चुनौतियों से पार पाने के मकसद से ही क्वाड का गठन किया गया था। इस क्षेत्र में भारत की भूमिका अहम है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान चीन का मुकाबला करने के लिए दक्षिण चीन सागर तथा पूर्वी चीन सागर में भारतीय स्थिति उपस्थित जाती हैं। भारत भी अपने सीमाओं पर पड़ोसी देशों में चीन की पैठ से परेशान है। अमेरिका से उसकी तनातनी पुरानी है। ऐसे में इन देशों के लिए एक मंच पर उपस्थित होने से चीन को चुनौती देने में आसानी होगी। समुद्री सीमा के विस्तार और उसमें ना इन देशों के साझा सैन्य अभ्यास से चीन को रोकना आसान होगा। हालांकि मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि भारत ने स्टैंड अपना क्लियर रखा है कि वो किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली चाइना के लिए कहा है कि भैया हम आपके खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये बात चाइना की, चाइना बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे काम जोर शोर से कर रहा है। बीते कुछ महीनों पहले जापान के एयर स्पेस में बार बार दाखिल हुआ चाइना, डराने के लिए। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और बाकी देश साउथ चाइना सी के हैं, उनको लगातार अपनी सैन्य प्रेजेंस के माध्यम से चीन ने डराने का बहुत ही अच्छा काम करा हुआ है, जिसकी वजह से वो सब परेशान हैं। अच्छा तो नहीं कहूँगा, मगर चीन अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को बहुत सीरियसली ले रहा है। इसी से बचने के लिए, काउंटर करने के लिए ऐसी समिट्स और मीटिंग करी जाती हैं कि बातें हो सकें। ओवरऑल क्वाड का मुख्य काम ही इस समय चाइना की पॉलिसी से काउंटर करना है, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, तकनीक के माध्यम से हो या रक्षा के माध्यम से हो। आगे बढ़ते हुए अगला आर्टिकल है नई बयार। असल में श्रीलंका में चुनाव हुए हैं और श्रीलंका चुनाव जीता है आपके मार्क्सिस्ट नेता AKD ने। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में AKD कहा जाता ही है। अरुणा कुमारा देशन्याके। करीब 2 वर्ष पहले श्रीलंका में उपजे आर्थिक संकट के बीच जो हालात पैदा हुए थे, उसमें मद्देनज़र यह आशंका स्वाभाविक थी कि इस स्थिति से निकलने के लिए देश को शायद काफ़ी वक्त लग जाए। मगर चुनावों के बाद अब वह एक तरह से नई सत्ता की स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आई है। श्रीलंका में चुनाव के बाद आखिरकार वामपंथी नेता अनुरा कुमारा देशन्याके को 42.31% मत मिले और उन्हें प्रतिद्वंदी रहे सजीत प्रेमदासा को 32.76% वोट मिले हैं। तो ओवरऑल आपके लिए इतना जाना काफ़ी है कि श्रीलंका बहुत बुरी तरीके से आर्थिक कर्जे में चल रहा है। मतलब बुरी से बुरी तरीके से डेब्ट में डूब चुका है। और हर किसी को उम्मीद है कि शायद AKD, जो कि खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं, कुछ बढ़िया कर देंगे देश के लिए। क्योंकि श्रीलंका को बाहर निकालना मुश्किल ही नज़र आता है, जिस हिसाब से वो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, येन के, डॉलर्स के, चाइना के। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हुए कई आर्टिकल्स हैं, आप उनका अध्ययन खुद कर लीजिएगा। क्विक एनालिसिस में हमारा प्रयास है कि कम से कम समय देके आपको एक ओवरव्यू दे जाए पेपर का कि आज के पेपर में क्या आया है। बाकी मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग भी कल की और वीडियोस को देखते रहा करिए, रेगुलर रहा करिए और शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों में अगर आपको पसंद आ रही हो। माननीय प्रधानमंत्री जी मिले पैलेस्टाइन के न्यूयॉर्क में, बेसिकली राष्ट्रपति जी से मिले हैं। फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास। भारत, जो कि मैं आपको बताऊँ, इस आर्टिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मीटिंग तो ये अच्छी है। मैं सिर्फ इसमें की पॉइंट बताऊँ आपको। की पॉइंट ये है कि भारत की जो ऑफिशियली पॉलिसी क्या है। भारत इजराइल को सपोर्ट करता है या सपोर्ट पैलेस्टाइन को करता है। भारत की असल में पॉलिसी दोनों तरफ है, ठीक है ना। भारत सपोर्ट करता है इजराइल को भी और भारत सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन को भी। ये ऑफिशियली है, वो नहीं जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही है आपके। व्हाट्सएप सर्कुलेट क्या हो रही है, इजराइल हो रहा सर्कुलेट आजकल ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इजराइल पैलेस्टाइन दोनों को मानता है। ठीक है, तो ये या माइंड में क्लियर रखिएगा अपना, कहीं कोई पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। ओवरऑल आने वाले समय में देखते हैं क्या रहने वाला है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे तो UN की मीटिंग से लेकर क्वाड में महत्वपूर्ण भूमिका दिखी है और आगे भी मजबूती नज़र आएगी डिप्लोमेसी में। आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।